हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस खूबसूरत प्यारे से चैनल पर स्वागत किया करते हैं। और आज हम आपको देखिए जो 10th की केमिस्ट्री है, इसका सेकंड लेसन है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसका हम आज आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। और आज हम इस पार्ट में आपको क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम आपको बताने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो सबसे पहले चीज तो यहां लिखेंगे आप लोग, चौथा आपका होगा ये, लिखेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लोग सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसको आम भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसका एक नाम और होता है, क्या नाम हुआ करता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहली चीज तो आपको जैसे अगर कोई कहे इसका अणुसूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है, तो आपको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र बता रहे हैं राजू, वो होता है CaSO4 × ½ ये इसका फार्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है CaSO4 × ½ और इस तरीके से अगर हम इसका क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम, क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम में एकदम सीधा सीधा सा इसका बताया जाता है कि जो ये इसका नाम होता है रासायनिक नाम, वो हुआ करता है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 है ना भाई, कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया CaSO4 के लिए कैल्शियम सल्फेट। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, लिखा क्या गया, ½ हाफ को जैसे आप एक को क्या कहते हो, एक संख्या रहती है तो मोनो, दो रहती है तो आप लोग क्या कहते हो, डाई, तीन रहती है तो ट्राई, चार होती है संख्या किसी चीज की तो टेट्रा, ये सब जानते होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस, या आपका ये क्या हो गया, जैसे टेट्रा के अंतर्गत आएगा आपका, तो कोई कंपाउंड रख सकते हो। तो ये सब जो हुआ करते हैं संख्या होती है जब किसी मॉलिक्यूल्स की रहती है। तो जैसे हाफ लिखा गया है तो हाफ को जैसे 1/2 लिखा होता है तो 1/2 के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो क्या होता है, हेमी। क्या होता है, हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट और फिर क्या लिखते हैं, हेमी। हेमी हाफ के लिए लिखा गया और फिर हाइड्रेट, क्या लिख लिया हमने, हाइड्रेट। हाइड्रेट माने होता है जल। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो सबसे बड़ी चीज, जैसे अगर आपसे कोई कहे तो ये क्या है आपका, इसका साधारण नाम, ये इसका क्या है, साधारण नाम। तो आपको कुछ चीजें समझ में आई। साधारण नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। अगली चीज क्या होता है, अणुसूत्र, इसका CaSO4 × ½ और रासायनिक नाम इसका क्या हुआ करता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। अब इसके हम क्या कर रहे हैं, बनाने की विधि पढ़ने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं आपको, बनाने की विधि। या एक चीज इसमें सीधा सा बताया जाता है, इसकी बनाने की विधि तो आपके यहाँ है नहीं, इसका सीधा सीधा एक रिएक्शन पूछा जाता है। POP का एक सीधा सीधा सा आपके यहाँ रिएक्शन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जल से क्रिया। बनाने की विधि नहीं है, ज्यादा डीप में बता देंगे तो ऐसे ही डांस करोगे, लेकिन जानते रहो बस को। जल से क्रिया, सबसे बड़ी चीज आपको बता दे रहे हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सब POP नाम सुने हो। अगर आपसे कोई कहे कि POP का जो हुआ करता है फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले आप बता सकते हो कि जो दीवारें हुआ करती हैं उसकी सतह पर चिकनाई उत्पन्न करने में पहला काम तो यही होता है POP का। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होता है POP का, आपको बता दे रहे हैं, POP का दूसरा काम होता है, जैसे आपके हाथ या कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो उसके ऊपर जो आपकी पट्टी चढ़ाई जाती है उसके ऊपर जो लगाया जाता है वो POP ही होता है। तो टूटी हुई हड्डियों के जो हुआ करता है जुड़ने में भी ये क्या करता है, जैसे प्लास्टर को चढ़ाने में कह सकते हो।
हाथों या कहीं पे भी जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ करता है उसको जोड़ते समय में भी ये जानलेवा सहायता करता है, और मूर्तियों को बनाने में भी ये हेल्प किया करता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर है। और आप पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये जैसे ही जल के साथ इसको ले जाया जाता है तो ये कठोर हो जाता है, ये जल से क्रिया करके क्या किया करता है, कठोर हो जाता है, और कठोर होकर के पेरिस में पाया जाने वाला जो पत्थर होता है वैसे एकदम आपको दिखाई देता है, मजबूत एकदम कठोर, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर में चढ़ाने के लिए किया जाता है, और पेरिस जैसे पत्थर जैसे एकदम चमकीला हो जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा रखा गया। लेकिन नाम से है, मतलब आप चाहे जो निकाल लीजिए, लेकिन सीधा सीधा सा मतलब है कि ये प्लास्टर को चढ़ाने में किया जाता है, दीवारों की सतह पर चिकनाई उत्पन्न करने में किया जाता है, और मूर्तियों को बनाने में भी क्या कहता है, पीओपी का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पीओपी होता है ये जल से क्रिया कर लेता है, और जब जल से क्रिया कर लेता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक अत्यंत कठोर पदार्थ का निर्माण कर लेता है, और उस अत्यंत कठोर पदार्थ को हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। ये चाहे इसकी जल से क्रिया पूछा जाए या आपसे किसी क्वेश्चन को कैसे या कह दे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण कैसे किया जाता है। आपको क्या कह देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण या प्लास्टर ऑफ पेरिस की किसके साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया, एक ही रिएक्शन है। तो मैं आपको यहां लैंग्वेज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करके अत्यंत कठोर अत्यंत कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करके अत्यंत कठोर पदार्थ किसका निर्माण करता है, जिप्सम का। तो अब देखिए रिएक्शन लिख रहा हूं, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका फार्मूला है, पीओपी का। किसका है ये, पीओपी का। ये हो गया। और जब इसकी अपक्रिया जल से की जाती है, तो जो जल से अपक्रिया की जाती है H2O, ये जल अपघटन भी कह सकते हो इसको, और ये बनाता है CaSO4 इंटू 2H2O, और CaSO4 इंटू 2H2O जो है ये फार्मूला किसका है, जिप्सम का। किसका है ये, जिप्सम का। कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया अगर जल से की जाती है तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, जिप्सम प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंसी, यहाँ पे देखिए पूरा ये दो ग्रुप एकदम बराबर है, CaSO4 यहाँ हाफ H2O है, मतलब आधा H2O है, और ये एक H2O है, तो आपका क्या होता है, आधा और डेढ़ ही हुआ। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ करता है, 2H2O हुआ है। तो आप इसको क्या कीजिए, 1/2, मतलब आप समझ पाए होंगे कुछ आपको। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ जानते हो, ये 1.5 H2O हो गया भाई। 2 3, मतलब हाफ हो गया ना, 3 का हाफ 3/2 होगा, तो ये 1.5 हो रहा है, और ये आधा, ये समझिएगा। यहाँ 1 सही 1/2 रखना पड़ेगा, ये 1 सही 1/2 क्या हो गया, जल बैलेंसी की बात है बस केवल। अब ऐसे रिएक्शन आप देखिए, हाफ H2O और यहाँ 1.5 H2O, हाफ H2O 1.5 H2O, और मिलकर बन गया क्या आपका 2H2O। तो ये आपके लिए सबसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में आपसे। तो मैंने बताया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, अणुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जल से क्रिया। और यह कह सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाया जाता है, तो
तो मैंने बताया क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह जल के साथ क्रिया करके क्या करता है, अत्यंत कठोर पदार्थ का निर्माण करता है जिसे जिप्सम कहते हैं। और इसी कठोरता के कारण ही क्या होता है, एकदम ये जम करके कठोर हो जाता है। अब आपको हम बता रहे हैं, जैसे अगर आपसे कहता कोई पीओपी कैसे बनाई जाती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यही रिएक्शन उल्टा कर देते, क्या इसी जिप्सम को गर्म कर देते तो आपको पीओपी बन जाता, यही H2O बाहर हो जाता। लेकिन उसको हमको पढ़ना है नहीं। अब हम आपको बता, कितना कंफर्म हो गया है आपको, अब हम बता रहे हैं कि पीओपी का क्या आपको क्या किया जाता है, इसका यूज क्या किया करते हो आप आवर डेली लाइफ में। तो आप ध्यान दीजिएगा, यूज वगैरह नहीं, आपसे यही पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाया जाता है। तो आप जवाब क्या देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया अगर जल से की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि पीओपी का उपयोग क्या किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सबसे पहले आपने देखा है किसको बनाने में, जिप्सम बनाने में। किसमें बनाने में, जिप्सम बनाने में। दूसरा, दीवारों की सतह पर चिकनाई उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में। और जो इसका तीसरा उपयोग हुआ करता है वो आपका होता है टूटी हुई हड्डियों या दांत पर क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाने में। टूटी हड्डियों एवं अगर दांत किसी का फ्रैक्चर होता है तब दांत पर प्लास्टर लगाने में, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लगाने में। तो और चौथा अगर कह दो तो मूर्तियों को जोड़ने में। किसमें, मूर्तियों को जोड़ने में। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, पहली बात तो जिप्सम बना सकते हो, और जिप्सम इतना कठोर पदार्थ होता है, जान लीजिएगा कि आपकी सीमेंट में सोच लीजिए कि जो जिप्सम होता है मात्र 2 से 3% मिलाया गया होता है बस। अगर पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में जिप्सम मिला दिया जाए ना, जैसे पानी सीमेंट में डालते हो तुरंत ही कठोर हो जाए। इसीलिए सीमेंट में क्या किया जाता है, मात्र 2 से 5% क्या किया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। तो आपको बता रहे जिप्सम बनाने में, दीवारों की सतह पर चमक उत्पन्न करने में, कहते नहीं इस पे दीवार पर या छत पर पुट्टी करवा दीजिए, वो कोई और नहीं होता, यही आपका पीओपी होता है। और टूटी हुई हड्डियां, जैसे हड्डियां फ्रैक्चर कर जाती है उसके ऊपर जो प्लास्टर चला जाता है तो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और फिर मूर्तियों को क्या करने में, ये जोड़ने में। जो मूर्तियां होती हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के देखते हो, उसको जब मिट्टी से या किसी चूने पत्थर से बनाई जाती हैं तो उसको जोड़ने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, पीओपी वाला टॉपिक क्या हो गया, आपका समाप्त हो जाता है, यहाँ पे जान लीजिएगा। और अब हम कुछ आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग, तो उसको आप समझ जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास अगर बुक होगी तो उस बुक में क्या किया गया है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी हम बात करते हैं। जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने क्या किया था आपको, जैसे पहले चैप्टर में क्या किया था, बताया था एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, वैसे ही आपको क्या किए जा रहे हैं, इस चैप्टर के भी अंतर्गत क्या किए जाएंगे, आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, आपके पास 2 बिलियन, क्वेश्चन आपके पास बुकें होंगी, आप लोग भाई देख लीजिएगा, हमने तो केवल क्वेश्चन लिया है। आपके पास 2 बिलियन ए एवं बी, ए व बी है,
मतलब 2 विलयन लिया गया है जो ए और बी है। विलयन ए के पीएच मान 6 है, विलयन ए का पीएच मान 6 है, मतलब विलयन ए का पीएच मान दिया गया है। और फिर कह रहा है एवं विलयन बी का पीएच मान 8 है, एवं विलयन बी का पीएच मान कितना है? 8 है। भाई अब क्वेश्चन को हम लिखेंगे ऐसे ही, 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? और कौन सा विलयन क्या है एच आयन की सांद्रता अधिक है? और कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है? अम्लीय तथा कौन क्षारीय है? अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपके पास 2 विलयन है। मान लीजिए हमारे पास 2 विलयन क्या है, एक ए है और बी है। विलयन ए का पीएच मान क्या है? 6 है। विलयन बी का पीएच मान क्या है? 8 है। तो किस विलयन का पीएच मान में या किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और कौन सा विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय? तो पहली चीज तो ये तो एकदम सरल है कि कौन सा अम्लीय होगा, कौन सा क्या है? क्षारीय। तो यहाँ पे आप ऐसे देखिए, ये मान लीजिए आपके पास ऐसे 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, आंसर बता रहा हूं, देख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। अब 2 विलयन भरा गया है इसमें, देखिए ये एक आपका विलयन, ये एक इसमें, ये ऐसे 2 भरे गए हैं। ये क्या है? ए विलयन है ना, सरल है ये। और ऐसे आप बना दीजिए, ये कौन सा विलयन है? बी विलयन है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, कह रहा है कि ए का पीएच मान 6 है। अगर जो पीएच जो है ए का कितना है? पीएच इक्वल टू कितना है इसका? 6। और इसका पीएच कितना है बताइए? 8। यही तो दिया है। तो अब बताइए ये 6 है, तो अब यहां पे देखिए मैं पहला आंसर दे रहा हूं, विलयन ए का पीएच मान 6 है, जो 7 से क्या है? कम है। बताया हूं ना, अगर विलयन जो का पीएच मान होता है वो अगर 7 से कम होता है तो प्रकृति कैसी होती है? बताइए जल्दी से। अम्लीय होती है। विलयन ए का पीएच मान 6 है जो 7 से कम है, अतः इसकी प्रकृति अब क्या होगी? जल्दी से बताइए। अम्लीय होगी। ये तो पहला आंसर मिल गया। अब बताइए, अगर विलयन का पीएच मान 6 है तो आपको एक फार्मूला दिया गया था, हाइड्रोजन आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे क्या था? माइनस, एक चीज की बताया था मैंने कि पीएच इक्वल टू, एक फार्मूला आपको बताया था जिसमें डायरेक्ट आप हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10 बताए थे नहीं कि आपको? हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10 की घात माइनस पीएच, यही बताया था ना एक फार्मूला। तो अब ये बताइए कि अगर इसमें क्या हुआ करता है? हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10 की घात माइनस क्या था? पीएच। क्या एक फार्मूला आपको और बताया गया था, चाहे आप यहां से समझ लीजिए और चाहे आप इसको और पहले से ही समझ सकते थे। यहां एकदम सीधा सीधा सा फार्मूला है। एच आयन इक्वल टू बताया था फार्मूला 10 टू पावर माइनस पीएच
तो pH 6 है तो आप रख दीजिए H आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना आया 10 की घात -6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन 10 की घात क्या है 6 है और कह रहा है कि किस विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता क्या है अधिक है, तो ये 10 की घात -6 है। अब ऐसे उसका निकाल लीजिए बी का। अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मैंने बताया विलेन ए है विलेन बी है, इसका pH मान 6 है इसका pH मान 8 है। तो अब मैंने बताया विलेन ए का pH मान 6 से कम है जो 6 से 6 है और जो 7 से कम है अतः इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और जब pH 6 दिया गया तो मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन निकालने का फार्मूला क्या है 10 की घात -pH, तो हाइड्रोजन आयन बराबर कितना आ गया 10 की घात -6 आया। अब आया समझ में आपको। और फिर उसके बाद ऐसे ही अब आपको किसका निकालना है बी का, मैं इधर लिख रहा हूं आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसी बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं आंसर दूसरा, विलेन बी का pH मान कितना है 8 है जो कि 7 से क्या है अधिक है। भाई 8 है तो इसका मतलब 7 से क्या है ये अधिक है, अतः इसकी प्रकृति अब बताइए क्या होगी क्षारीय होती है। अतः इसकी प्रकृति कैसे होती है क्षारीय होती है। और जब pH मान 8 है तो H आयन बराबर क्या हो जाएगा बताइए H आयन इक्वल टू 10 की घात -8। अब एकदम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हाइड्रोजन आयन का मान कितना है 10 की घात -6 और इसमें हाइड्रोजन आयन का मान कितना है 10 की घात -8। अब आप खुद विचार करके बताइए, एक में 10 की घात -6 है और एक में 10 की घात -8 है, तो इसमें ज्यादा किसमें है, यही तो ज्यादा है 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक है। तो आपको यहां बता देना है, आंसर दे रहा हूं, विलेन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। बच्चे सोचे होंगे कि इसमें ज्यादा होगा, नहीं माइनस है ना वो भैया, तो माइनस होने का कारण मतलब क्या हुआ करता है कि आपका क्या होगा कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी अधिक होगी आपकी, जान लीजिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जान लीजिए यहाँ पे एक कंफर्म हुआ करता है। आपको कुछ नहीं करना था, विलेन ए और इसका एकदम विधिवत तरीके से, फिर आपको जब pH मालूम हो गया तो आपको मालूम है pH 6 है तो ये अम्लीय होगा, ये 8 है तो क्षारीय होगा, और pH से आप हाइड्रोजन आयन निकाल लिए तो इसका ये फार्मूला बताया हूं ना, यहाँ 10 की घात -6 आया, इसका आप ऐसे निकालिए 10 की घात -8 आया, तो 10 की घात -6 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब विलेन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है अधिक है। तो ये क्वेश्चन का मैंने क्या किया, आप लोगों के क्वेश्चन का हमने क्या किया जवाब दिया। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल करना जान लीजिए आसान नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जितना भी आपके बुक में क्वेश्चन है आप उसको हल करें, और नहीं हल होगा तो अभी आपको मैंने जितना पहले पढ़ाया है उतना आप तैयार करिए विधिवत तरीके से, और फिर जब कभी आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते, या तो पढ़ा सकते हैं या तो फिर आप जान लीजिए ये भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा, क्वेश्चन, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में, खेत की, क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा बुक से, मृदा की किस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कली का चूना कहते हो, बिना बुझा हुआ चूना, ब्रैकेट में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर आगे भी दिया है कामा बुझा चूना,
उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे ब्रैकेट लगाओ ना राजू यार, यही तो समस्या है ऑनलाइन क्लास में कि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर आगे भी दिया गया है या चाक, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। इतना है ये क्वेश्चन, उपयोग करेगा। चलिए इसका जवाब, आप सबसे पहले चीज ये देखिए कि एक किसान है, उसकी खेत की जो मिट्टी है वो पूछ रहा है कि किस परिस्थिति में बिना बुझा चुना। तो सबसे पहली चीज आंसर लीजिए हमारा, बिना बुझा चुना का मतलब क्या है, CaO, एक एक का नाम लिख रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, सबका फार्मूले भी आपको हमारा बताने का मतलब है। CaO पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर रहा है। तो ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। और तीसरा सब्सटेंस वो यूज कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है CaCO3। तीन चीजों का वो क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। वो तीन चीजें क्या क्या हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3। तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत मालूम हो नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी हुआ करती है उसकी जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, सॉरी क्षारीय होता है। ध्यान लीजिएगा, भूमि की जो मिट्टी होती है उसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय। ऐसे हमारे रक्त का जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो आपको हम बता रहे हैं कि जब कभी भी क्या होती है, अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा कौन सी बीमारी है, जैसे वायु प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण के कारण जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं ये वायु में जब जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी तो ये जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। और ये वायुमंडल की सतह पर आपके एकदम लगे रहते हैं। और जब वर्षा हुआ करती है तो उसी वर्षा की बूंदों के साथ क्या होते हैं, ये नीचे आते हैं। और जब नीचे आते हैं तो उसी वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिडिक रेन। रॉबर्ट ऑगस्टॉन एक वैज्ञानिक था, उसने अम्लीय वर्षा के बारे में बताया था। और अम्लीय वर्षा के ही कारण जो आपका ताजमहल है उसका रंग क्रूप हो जा रहा था। तो ज़्यादा डिटेल आपको बायोलॉजी में भी और ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ाई जाती है, नहीं तो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। आपको 11 की केमिस्ट्री में है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एकदम सीधा सीधा इसका जवाब ये है कि अम्लीय वर्षा के कारण जो मृदा होती है उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और मृदा में जो प्रकृति है जब अम्लीय हो जाती है तो उसकी भूमि जो होती है उस बंजर उसको कह देते हैं। जैसे आप देखते हो जो भूमि बंजर होती है उसमें आप लोग कुछ उगा नहीं सकते हो। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो मृदा हुआ करती है उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और अतः मृदा की अम्लीय प्रकृति को किसमें बदलने के लिए, क्षारीय बदलने में, क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए इन तीनों पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये तीनों पदार्थ जो है ये कैसे हुआ करते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आपको जवाब एकदम सीधा सीधा सा मिल गया। तो आपको हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं, ये इसको लिख के इसके नीचे लिखिएगा, अम्लीय एसिडिक रेन वर्षा के कारण भूमि की या भूमि में अम्लीयता बढ़ जाती है। भूमि की मृदा में भूमि की या खेत करो
खेत ही है ना, उसमें खेत जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है, अतः उसे क्षारीय, क्योंकि सब क्षारीय है, माध्यम में बदलने के लिए, अतः उसे क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए मैं डाल रहा हूं CaOH का होल ट्वाइस और CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, जवाब है कि अम्लीय वर्षा के कारण खेत की मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है, अतः उसे क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए जो किसान होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया करता है। तो कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में, बस यही जवाब दे देना चाहिए था, अम्लीय वर्षा की परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? अम्लीय वर्षा की परिस्थिति में ही क्या किया करता है, वह बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया करता है, उपयोग किया करता है। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैंने क्या किया, सॉल्व करा दिया। और आप सब लोग बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करें, प्रिपेयर करें, पर डे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करें, तब हमारा पढ़ाना क्या होता है, सार्थक हुआ करता है। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि पहले आप पूरे लेक्चर्स को एक बार विधिवत तरीके से पूरा देख लिया करें और उसके बाद बैठ करके एकदम बढ़िया सा इसकी नोट्स पर डे बनाया किया करें। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है पढ़ा रहे हैं जो टॉपिक, तो हम लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर किया करो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको शेयर कीजिए, ताकि हमारे आपके मेंबर्स भी आगे बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।